ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल्स को जरूर देखा करिएगा। रिश्तों पर कायम संदेह के बादल। तो आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो और अधिक उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते थे। फजीहत से बचने के लिए उन्होंने अंततः कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी राजनीति और कैरियर पिछले कुछ समय से भटकाव का शिकार रहा है। वह जिस दल में फंसते जा रहे थे उससे निकलने की कोई राय भी नहीं दिख रही थी। न केवल उनकी पार्टी बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से द्वारा भी उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। एक दशक पहले तक वैश्विक मीडिया के दुलारे रहे व्यक्ति की अब अमेरिका के 51वें राज्य के गवर्नर के रूप में सार्वजनिक रूप से खिल्ली उड़ाया जाना किसी दिग्गज के पतन का ज्वलंत मिसाल है। और ऐसे में उनके इस्तीफे पर कोई हैरानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक लिबरल पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती तब तक वह कारभार संभाले रहेंगे। कनाडा की मौजूदा संसद का कार्यकाल 24 मार्च तक है, उसके बाद चुनाव होने हैं और भारत और कनाडा के रिश्ते भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देखा जाए तो ट्रूडो की अधिकांश समस्याएं उनकी ही देन है। लंबे समय से सहयोगी रहे उनकी उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने जब दिसंबर में एकाएक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तभी तय हो गया था कि ट्रूडो के भी अपने पद पर गिने चुने दिन ही शेष हैं। फ्रीलैंड ने त्यागपत्र देते हुए आरोप लगाया था कि कनाडाई वस्तुओं पर ट्रंप के 25% के संभावित आयात शुल्क से उत्पन्न होने वाली चुनौती का तोड़ निकालने की दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहे हैं। और इससे बने माहौल में न्यू डेमोक्रेट्स और क्यूबेक नेशनलिस्ट पार्टी जैसे दलों ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया, जो लिबरल पार्टी को लंबे समय से सत्ता में बनाए हुए थी। तथ्य यह भी है कि कंजर्वेटिव जैसे मुख्य विपक्षी दल के प्रति पिछले कुछ समय से जन समर्थन बढ़ता जा रहा था, जबकि ट्रूडो को की लिबरल पार्टी के भविष्य पर एक ग्रहण के रूप में देखा जाने लगा था। सहयोगियों के रवैये में ही इसकी झलक दिखने लगी थी। जैसे अपने इस्तीफे में फ्रीलैंड ने ट्रूडो को उनकी राजनीतिक तिकड़मों के लिए आड़े हाथ लिया था। फ्रीलैंड का आशय अधिकांश कर्मियों के लिए 2 महीने की बिक्री कर छूट और 250 कनाडाई डॉलर जैसी पेशकश की ओर था। उन्होंने ट्रूडो के नेतृत्व के साथ जुड़ी बुनियादी खामियों को रेखांकित किया। एक नेता जो अपने देश में व्यापक बदलाव के वादे के साथ 2015 में सत्ता में आया, वह आखिर में राजनीतिक तिकड़मों का सहारा लेने पर विवश हो गया। विश्व में कोविड महामारी ने जो असर दिखाया उससे कनाडा भी अछूता नहीं रहा और इसके बाद अधिकांश कनाडाई लोगों को आर्थिक दुर्दशा का सामना करना पड़ा। बढ़ती बेरोजगारी एवं चढ़ती महंगाई के सिलसिले में ट्रूडो में लोगों का भरोसा और घटा दिया। उनकी लोकप्रियता तेजी से घटने लगी और जिससे उनके सगे साथियों में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी। विदेश नीति के मोर्चे पर ट्रंप की वापसी ट्रूडो के लिए बड़ा झटका रही है। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ को लेकर उनके दबाव के चलते ही ट्रूडो इस्तीफे पर मजबूर हुए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा अमेरिका में अपना विलय कर ले तो कोई टैरिफ नहीं होगा और टैक्स की दरें कम होंगी और रूसी एवं चीनी जहाजों के निरंतर बढ़ते खतरे से भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ट्रंप के इस कथन से ट्रूडो के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। भारत के साथ रिश्तों को तो ट्रूडो ने जबरदस्त आघात पहुंचाया है। ट्रूडो के नेतृत्व में भारत को लेकर ऐसा घटनाक्रम सामने आया और जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और इसके चलते भारतीय विदेश नीति प्रतिष्ठान में कनाडा को नए पाकिस्तान के रूप में देखा जाने लगा। रिश्तों के रसातल में पहुंचाने के लिए ट्रूडो की करतूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि दोनों देश बड़ी मुश्किलों से कनिष्क बम हादसे, परमाणु चुनौतियों और शीत युद्धकालीन रणनीतिक असहमति के दौर से आगे बढ़ने में सफल हुए थे। 2006 से 2015 के बीच स्टीफन हार्पर के कार्यकाल में द्विपक्षीय रिश्तों की रंगत बदलती दिखी थी, लेकिन ट्रूडो के दौर में रिश्ते और बदरंग होते गए और अपने घरेलू राजनीति चमकाने के लिए खालिस्तानी चरमपंथियों की खुशामद ने भारत कनाडा रिश्तों को गंभीरता से लेने की उनकी क्षमता को संदिग्ध बना दिया और भारत को निशाना बनाकर अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का उन्होंने अंतिम पैंतरा चला। जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा तो कनाडा में कुछ ही लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया। आखिरकार निज्जर और अन्य चरमपंथियों को प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध को उनकी सरकार की ही बार बार खारिज करती आ रही थी।
इसके साथ ट्रूडो सरकार ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की नफरती एवं हिंसक गतिविधियों पर भी आंखें मूंद रखी थी। ट्रूडो और उनकी पार्टी का यह रवैया एक खास तबके और विशेष रूप से खालिस्तान समर्थकों को लुभाने पर ही केंद्रित रहा है। इस मामले में भारत की चिंताओं को अनदेखा करना एवं सिख अलगाववाद को लेकर असंवेदनशील रवैये ने भी द्विपक्षीय रिश्तों में खटास बढ़ाने का काम किया। ट्रूडो की विदाई के बाद के दिनों दोनों के संबंधों में सुधार की हल्की सी उम्मीद जगी, और हल्की सी इसलिए क्योंकि न केवल उनकी पार्टी के अन्य नेता बल्कि विपक्षी नेता पेरे फुलेवरी भी शायद ही खालिस्तानी चमपंथियों के विरोध का साहस जुटा पाए, कारण कि ऐसे तत्वों ने कनाडा के समाज राजनीति में अपनी जड़ें गहराई से जमा ली हैं। इसलिए ट्रूडो के बाद जो भी सत्ता कमान संभालेगा वह भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना चाहे तो उसके लिए उसे अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दोनों देशों के संबंधों में एक दशक के दौरान हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं है। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं हर्ष बी पंत, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। कनाडा की राजधानी ओटावा देखने को मिलेगी। ठीक है, सुलझाना होगा एमएसपी का सवाल। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, जो किसान मांग कर रहे हैं ना कि भैया हमारी फसल का जो आप दाम तय किए हुए हैं ना उस पर कानूनी गारंटी बना दीजिए कि अगर इससे कम फसल, इतने दामों से कम फसल में कोई दाम में खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो सरकारी दाम है उससे कम में बिचौलिए खरीदते हैं और ना के बराबर आप देखें किसान एमएसपी पर फसल बेच पाते हैं। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि में बदलाव के साथ किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उनसे वार्ता की भी जरूरत जताई। केसी पर संसदीय मामलों की कमेटी ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश की है। संसद के पटल पर रखी गई इस रिपोर्ट में पीएम किसान सम्मान राशि को भी 6,000 से 12,000 रुपए करने की संस्तुति है। और इसी बीच अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण सरकारों की चिंता बढ़ रही है। 2020 में मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाने और फिर इन्हें खत्म करने के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा कानून के अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। कोई भी लाइसेंस धारक व्यापारी किसानों से सहमत कीमतों पर उपज खरीद सकता है। किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून किसानों से अनुबंध खेती करने और अपनी उपज का स्वतंत्र रूप से विपणन करने की अनुमति देने के लिए था। इसके तहत फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों द्वारा की जाती। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून के तहत असाधारण स्थितियों को छोड़कर व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल, प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक सीमा हटा ली गई थी। कृषि कानूनों से किसानों में यह बात घर कर गई कि इनके जरिए सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों का मोहताज बनाकर छोड़ देगी, जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में नए निवेश के अवसर पैदा होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कृषि संकट एक वैश्विक घटना है। कई देशों में छोटे किसानों को संसाधनों तक पहुंच की कमी, कम पैदावार और अस्थिर बाजार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में इस कृषि संकट के चलते किसानों की आत्महत्या की घटनाएं 1970 से ही प्रारंभ हो गई थी और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1995 से 2014 के बीच 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की है। 2014 से 2022 के बीच 9 वर्षों में यह संख्या 10,047 थी। नाबार्ड के अनुसार मौजूदा समय देश के सभी तरह के बैंकों का करीब 16 करोड़ किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी प्रति किसान पर आप देखें कर्ज है 1.35 लाख रुपए। और देखिए अगर हम लोग किसान सम्मान निधि की बात करें ना तो ये जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। और जब आप लोग किसानों पर कहीं कुछ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आप लोग सरकार की तरफ से जो पहले की जा रही है ना उनका उल्लेख जरूर कर दिया करिएगा। ठीक है, एक किसान सम्मान निधि कब आई थी? 1 फरवरी 2019 से लॉन्च हुई थी ना, आई हुई थी और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आती है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ नाबार्ड की बात हुई है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। किसके? नाबार्ड के बारे में, इससे भी पूछ लेता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार किसानों को जरूरी दर से कम एमएसपी देने से किसानों को लगभग 60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके चलते किसान कर्ज में डूब गए हैं। यह किसानों की आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। इसी असंतोष के चलते 2020 में किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ किसानों की मांगों पर सहमति बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही। कई दौर की मीटिंग के बाद भी आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का अता
पता नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 5 सदस्यीय कमेटी के कुछ निष्कर्ष अवश्य प्रकाश में आए और जिसके अनुसार किसानों की लागत और किसी हेतु लिए गए कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। समिति ने उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए एमएसपी को कानूनी मान्यता सहित 11 मुद्दे चिन्हित किए हैं। हाल में कृषि उत्पादकता में गिरावट, बढ़ती कृषि लागत और अपर्याप्त मार्केटिंग सिस्टम और सिकुड़ते कृषि रोजगार से कृषि आय में गिरावट आई है। घटता जल स्तर, बार बार सूखा पड़ना, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का पैटर्न, भीषण गर्मी आदि जलवायु आपदाएं भी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं और किसान अपनी आजीविका को बनाए रखने से संबंधित चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसी आर्थिक असुरक्षा के चलते पंजाब के किसान संगठनों ने स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार सभी फसलों पर एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें बाजार की ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। एमएसपी को महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाना है। यह प्रणाली आप देखिए 5 दशकों से अधिक समय से चल रही है। सरकार की धारणा क्या है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने से उसे सभी कृषि उपज खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन इस संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, सभी कृषि उपज बाजार में नहीं आती है। किसान कुछ उपज को स्वयं के उपभोग, बीज और पशु चारे के लिए बचा कर रखते हैं। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप केवल तभी तक आवश्यक होता है जब किसी वस्तु का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे जाता है। इसलिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू करने पर विचार होना चाहिए। एमएसपी की गारंटी न केवल किसानों की आत्महत्या को रोकने और महंगाई घटाने में सहायक होगी, बल्कि जल संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति को संरक्षित करने में भी मददगार होगी। लेखक पूर्व सांसद हैं, इनका नाम है केसी त्यागी साहब, इनके द्वारा लिखा गया और हकीकत में हमारे देश के किसानों की समस्याएं हैं। और आप देखिए, जो बिचौलियों के चक्कर में एक बार किसान फंस जाता है ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता बर्बादी के। कहते हैं कि मैं अपने यहाँ किसी से बात कर रहा था, किसान से, 35 से 36% ब्याज लेते हैं वो। और आप देखिए, फसल आपकी 500 रुपये क्विंटल कम खरीदेंगे और जब आप बीज लेना होगा तो 500 रुपये प्रति क्विंटल महंगी भी देंगे। और आप देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं, हर किसी की इस तक पहुँच नहीं है, बैंकों तक हर किसी की पहुँच नहीं है। और बहुत आप देखते हैं कि दुनिया भर के कागज मांगे जाते हैं, इसलिए किसान आप देखते हैं कि दूर हो जाते हैं उनसे। और बिचौलिया उन्हें सहूलियत रहता है कि जाते हैं, पैसा ले आते हैं, लेकिन उसका ब्याज हाई रहता है। और आप देखते हैं कि सरकारी दाम फसल बेचते हैं तो उसे सरकारी दुकान तक ले जाना पड़ता है फसल को, लेकिन ये जो व्यापारी होते हैं ना, बिचौलिए होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि खेत से ही तुलवा ले जाते हैं। व्यक्तित्व का विकास। देव संस्कृति का स्थान विश्व की समस्त संस्कृतियों में सर्वोपरि रहा है। जहाँ के निवासी देवता हों उसे देव संस्कृति कहते हैं। उनके सोच, विचार, चिंतन, स्वभाव, कर्म सभी उच्च कोटि के होते हैं। उनका जीवन अनुशासन, आदर्श, मर्यादा और सिद्धांत से परिपूर्ण होता है। ये स्वार्थ, परकता एवं संकीर्णता से ऊपर होते हैं। जिस संस्कृति के लोगों में इन दिव्य गुणों का समावेश होता है, उनमें सुख, शांति, खुशी, उल्लास, आमोद प्रमोद जैसे सुखद वातावरण का सृजन होता है। ऐसे परिवार, समाज, देश, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। लोगों का अंतःकरण हर्षित होता है। अभाव में भी वे मिल बांट कर खाते हैं। उन्हें जरा भी दुख, विषाद, संताप का एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस संस्कृति में लोगों में स्वार्थ, परकता, संकीर्णता, दुष्टता व्याप्त हो, तो वहाँ दुख, अशांति, कलह, क्लेश, द्वंद्व का वातावरण बन जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को समय, धन, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा का भारी नुकसान होता है। अगर नींव कमजोर है तो उस पर खड़े भवन को धराशायी होते देर नहीं लगती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के खोखला होने पर व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का पतन होते देर नहीं लगती है। लोग अच्छा घर बनाना, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किंतु अपने अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि सर्वप्रथम अपना व्यक्तित्व गढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन को सावधानी के साथ गढ़ता है, तभी वह बिक्री योग्य होता है। अपना व्यक्तित्व भी मनुष्य कुम्हार की भांति गढ़े। नैतिकता, चरित्र और चिंतन इसके प्रमुख आधार हैं। एक हर तरफ पतन का मुख्य कारण नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव पशुता का प्रतीक है। व्यक्तित्व को सुंदर ढंग से नहीं गढ़ा तो मानव जीवन व्यर्थ है। जीवन का उत्थान व्यक्तित्व के निर्माण में है, जो देव संस्कृति का प्रमुख आधार है। क्या है? आधार है। ये आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि ये आर्थिक अपराधी, यह स्वागत योग्य है कि इंटरपोल की नई व्यवस्था के तहत यह जानने में आसानी होगी कि विदेश भागे आर्थिक अपराधियों ने कहाँ कितना धन छिपा रखा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अवैध तरीके से अर्जित किए गए और विदेश भेजे गए इस काले धन को हासिल करने में भी आसानी होगी? क्योंकि काले धन को लाने की बातें हुई थी ना, खूब बातें की गई थी, आप लोगों को याद होगा तो। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। और आप देखिए, बात तब बनेगी जब इस धन को सफलता से हासिल करने की भी राय खुले और साथ ही संबंधित आर्थिक अपराध को अपराधी को देश भी लाया जा सके।
आर्थिक अपराधियों की ओर से विदेश में जमा किए गए धन का पता लगाने के लिए इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी करने की जो नई मुहिम की है और उसमें भारत भी भागीदार है। यह अच्छा है कि इंटरपोल ने पहला सिल्वर नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन यह ध्यान रहे कि शराब कारोबारी विजय माल्या, हीरा व्यापारी नीरव मोदी को अब तक भारत नहीं लाया जा सका। यह स्थिति नीरव मोदी के सहयोगी मेहुल चोकसी की भी है और इनके अलावा भारत में से भागे कुछ और आर्थिक अपराधी हैं। इनमें से कुछ के बारे में यह अनुमान लगा लिया गया है कि उन्होंने कितना धन विदेश भेजा है, लेकिन अन्य के काले कारनामों की तय तक नहीं पहुंचा जा सका। और जिस तरह भारत अपने आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, उसी तरह अन्य देश भी और इसका कारण है कि इंटरपोल के हस्तक्षेप के बाद भी अनेक देश अपने यहाँ रह रहे दूसरे देशों के आर्थिक अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में आनाकानी करते हैं। दुर्भाग्य से इनमें पश्चिमी देश भी हैं। क्या यह किसी से छिपा नहीं कि विजय माल्या और नीरव मोदी आदि को ब्रिटेन से लाने में सफलता नहीं मिल पा रही है? इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि विश्व के प्रमुख देश आर्थिक अपराध से निपटने की हामी तो भरते रहे हैं, क्योंकि जब ऐसा करने की बारी आती है तो वे अपेक्षित सहयोग देने से इनकार करते हैं। और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि काला धन जमा करने की दृष्टि से सुरक्षित माना जाने वाले देश की आर्थिक अपराधियों के प्रति कुल मिलाकर नरम रवैया ही अपनाए हुए हैं। इसी कारण भारत और अन्य देशों का काला धन वापस लाने का अभियान सफल नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि इंटरपोल की यह कह रहा है कि आर्थिक अपराधियों की ओर से दूसरे देशों में जमा की गई अधिकांश संपत्ति बरामद नहीं की जा सकी। समस्या केवल यह नहीं है कि प्रमुख देश दूसरे देशों से भागकर आए आर्थिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं करते हैं। समस्या है कि वे उनके साथ साथ आतंकियों को सौंपने के मामले में भी सकारात्मक रवैये का परिचय नहीं देते हैं। और लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इंटरपोल का, ये जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 7 सितंबर 1923 में स्थापना हुई थी। 196 मेंबर हैं इसके। कितने? 196 मेंबर। दुर्घटना से देर भली। बिहार और केंद्र सरकार सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए बहुत तेरे उपाय कर रही है। हेलमेट से लेकर गति सीमा तक की जांच हो रही है। राष्ट्रीय उच्च पथों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि अधिक गति में चलने वाले वाहनों को रोक लग सके। प्रयासों को देखें तो इस दिशा में प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता रहता है। इसके बाद दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या केवल सरकारी प्रयासों से दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। दुर्घटनाओं की प्रकृति को देखें तो पता चलता है कि अत्यधिक गति सीमा इसकी सबसे बड़ा कारण है। यह ऐसा विषय है जिस पर नियंत्रण के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं। सीधा हिसाब है, आप तेज गति से वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना होगी। गाड़ी चलाने वाले से लेकर उसमें सवार तक उसके शिकार होंगे। इसमें जाने भी जा सकती हैं, जान बच भी गई तो अंग भी भंग निश्चित है। इसके बचने का साधारण सूत्र यह है कि गति सीमा पर हमेशा नियंत्रण रखें। जल्दबाज किस्म के वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए सड़कों के किनारे बड़े बड़े बोर्ड पर लिखे रहते हैं, दुर्घटना से देर भली। कहीं कहीं भावनात्मक टिप्पणी भी दर्ज की जाती है, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। सरकार हाल के दिनों में कुछ और प्रयास करने जा रही है। स्कूली पाठ्यक्रमों में सड़क सुरक्षा के उपायों को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह अच्छी बात है कि आज के छात्र जब कल जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आएंगे, उन्हें पाठ याद रहेगा कि वाहन चलाने के समय सतर्कता बरतेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आज के स्कूली बच्चों के वश होने की प्रतीक्षा करें। हम आज से ही कम से कम गति सीमा पर नियंत्रण के बारे में गंभीर हो जाना चाहिए। अब आप देखते हैं कि सरकार जबरदस्ती हेलमेट, आपने देखा होगा हेलमेट अगर आप नहीं लगाएं तो चालान कटता है। बहुत सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं लगाते हैं, वो इसलिए हेलमेट का उपयोग करते हैं कि कहीं उनका चालान ना कट जाए। समझ रहे हैं? इतने जिम्मेदार हैं हम लोग। बिहार की बात हो रही है, देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये बिहार है। पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगती। किससे? उत्तर प्रदेश से, झारखंड और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से लगती है। छत्तीसगढ़ से तब लगती थी जब झारखंड भी किससे? मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ। किसका? मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़ और झारखंड हुआ करता था बिहार का हिस्सा। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। बुजुर्गों के हितों की रक्षा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि अगर बच्चे बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं तो उनके नाम हस्तांतरित की गई संपत्ति वापस ली जा सकती है। अदालत ने वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, ऐसे कई बुजुर्ग माता पिता हैं जिनके बच्चे संपत्ति लेने के बाद उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उनके हाल पर छोड़ देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 को बुजुर्गों की मदद के लिए बनाया गया। अगर बच्चे देखभाल करने में विफल रहते हैं तो बुजुर्ग माता पिता ने उन्हें जो भी संपत्ति उपहार दिए हैं वे कानून के तहत वापस लिए जा सकते हैं।
वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल एवं सुरक्षा के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया। कानून की धारा 23 कहती है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति किसी को हस्तांतरित करता है कि वह उनकी सेवा करते हुए बुनियादी सुविधाएं देगा, लेकिन संपत्ति लेने वाला इस शर्त का उल्लंघन करता है तो इसे धोखाधड़ी माना जाएगा। ऐसे में संपत्ति का हस्तांतरण शून्य घोषित किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति हासिल करने के बाद करने के बजाय उन्हें उनके हाल पर आप देखेंगे कि देखभाल करने के बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से बुजुर्ग आप देखिए माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ता है। यही कारण है कि आज आप देखते हैं भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय संस्कृति में माता पिता का सर्वोच्च स्थान है। हमारे समाज में बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी गई। युवाओं को अकेले रहने की पश्चिमी जीवन शैली को त्यागना होगा, भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा। उन्हें यह बात समझनी होगी कि एक परिवार की तरक्की में बुजुर्गों का बड़ा योगदान होता है। जहां बुजुर्गों में संतुष्ट रहते हैं वह परिवार हमेशा फलता फूलता है। घर में बुजुर्गों के रहने से बच्चों के अलावा अन्य लोगों को भी सहारा रहता है। उनकी सूझबूझ से परिवार पर आने वाली हर मुश्किल दूर होती है। बुजुर्गों की सेवा 4 धामों की यात्रा के समान है, इसलिए बच्चों को उनकी सेवा करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। बुढ़ापे में उन्हें सभी सुविधाएं देनी चाहिए। उनकी सेवा करने में जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे जीवन में उन्नति होती है। उनके अलग रहकर कोई भी परिवार तरक्की नहीं कर सकता है। जिस प्रकार बिना किसी संपत्ति का लालच किए माता पिता कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का बहुत ही प्यार से पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार बच्चों को भी बुजुर्गों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों का माँ बाप का बुढ़ापा बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन उनकी संपत्ति पसंद है। और वो कहावत सुनी होगी कि एक माँ बाप मिलकर 10 से 12 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन जब माँ बाप को पालने की बारी आती है तो 10-10, 12 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं खिला पाते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुख्य मुद्दों से भटक रहा है दिल्ली चुनाव। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को बिल्कुल फूंका जा चुका है। चुनाव प्रचार भी तेजी पकड़ रहा है, परंतु इन सब के बीच दिल्ली के मुख्य मुद्दों पर बात कम हो रही है। अधिकांश चर्चा मतदाताओं को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने से संबंधित योजनाओं की हो रही है, जिसे रेवड़ी के रूप में जाना समझा जाता है। और हर पार्टी आप देखते हैं कि ये कर रही है कि हमारी सरकार आई तो भैया हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो ये देंगे। दिल्ली की बात करें तो विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी। चलिए, तो ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। ये चमत्कार से ही संभव तीसरे मोर्चे का गठन, ये सब आप देखते रहिए। राजनीति की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, आप देखते हैं कि आजकल आप लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं पेपर देकर, मालूम चलता है कि पेपर में धांधली हो गई, पेपर आउट हो गया, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। हाल के दिनों में कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में हुए बदलाव से यह प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हुई है। परीक्षा को लेकर छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों के बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी परीक्षा आयोग ने बदलाव किए थे। हालांकि आयोग ने छात्रों की समस्याओं को समझने के बाद अपने निर्णय को वापस लिया, जैसे उत्तर प्रदेश में। लेकिन समस्याएं कम नहीं हुई हैं। एक तय समय सीमा में पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने का दबाव, नकल विहीन परीक्षा कराने की समस्या आयोग के लिए सिर दर्द बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अधिकांश राज्यों में पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा है। हर छोटी बड़ी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में पेपर लीक का मामला जोरों पर है। हाल में संपन्न बिहार राज्य लोक सेवा की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। कुल मिलाकर पेपर लीक का मामला गंभीर बन चुका है। इतना ही नहीं, परीक्षा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं कराने वाली संस्थाओं द्वारा गलत प्रश्न पत्र बनाए जाने के कारण और भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव करने
तथा कई अन्य कारणों से कई बार भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चली जाती है, जिससे छात्र पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। आखिरकार पेपर लीक, किसी प्रश्न का गलत होना, भर्ती प्रक्रिया में के बीच में नियमों में बदलाव, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने जैसी समस्याओं का निदान आयोग एवं सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। वस्तुतः किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होने से छात्रों पर उसका मानसिक एवं आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ता है, और जिस वजह से छात्र अवसादग्रस्त हो जाते हैं। और पेपर लीक की घटनाएं न केवल भ्रष्टाचार का बढ़ता रूप है, बल्कि यह एक प्रशासनिक विफलता भी है। पेपर लीक प्रक्रिया अधिकारियों, कर्मचारियों और परीक्षा एजेंसियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। पेपर लीक होने के कई अन्य कारण भी हैं, और जिसमें पेपर छपने उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी का अभाव पेपर लीक का मुख्य कारण बनता है। कई बार परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हुए असंतुष्ट कर्मचारी जानबूझकर प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं। प्रश्न पत्रों की छपाई और वितरण में पर्याप्त सुरक्षा का अभाव, परीक्षा फॉर्म और परीक्षा की तिथि निर्धारित न होना, सरकारी नौकरियों के प्रति बढ़ती प्रतिस्पर्धा, देश में बढ़ती बेरोजगारी पेपर लीक का कारण है। पेपर लीक होने से केवल देश की शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल नहीं खड़ा होता है, बल्कि छात्रों के भविष्य और देश की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकारों को सभी परीक्षा आयोगों का मूल्यांकन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विवादों के निराकरण हेतु अलग से एक राज्य परीक्षा निदान कोड का गठन करना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार के बदलाव करने से कम 6 माह पहले, या आप देखिए, परीक्षा आयोगों को प्रेस विज्ञप्ति जारी करना चाहिए। 3 सदस्यीय समिति गठित करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों के सुझाव को शामिल करने के बाद कोई बदलाव किया जाना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में भर्ती प्रक्रिया बाधित ना हो। अब उपाय क्या हो सकते हैं? परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए आयोग को परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों की डिजी लॉकर प्रोफाइल की व्यवस्था करनी चाहिए, और जिसमें परीक्षा के सभी चरणों की कॉपी को अपडेट करना चाहिए, ताकि सभी उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकें। और इससे आयोग की खोई हुई विश्वसनीयता लौटेगी और छात्रों का संदेह खत्म होगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा गलत प्रश्न बनाने पर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। परीक्षा सेंटर पर सामूहिक नकल अथवा पेपर लीक होने पर संबंधित सेंटर पर 10 साल कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में छात्रों की फेस स्कैनिंग और OMR की व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्रश्न पत्र का मुद्रण सरकार और आयोग की निगरानी में सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए। परीक्षा पेपर की सुरक्षा के लिए डिजिटल बॉक्स की विशेष व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था किया जाना चाहिए। परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के फोन, ईमेल, व्हाट्सएप आदि पर परीक्षा से कुछ समय पहले से सरकारी एजेंसियों द्वारा नजर रखी जानी चाहिए। यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी परीक्षा योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए कराई जाती है, इसलिए परीक्षा में पूर्ण पारदर्शिता बहुत जरूरी है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर पूछा करिएगा, और इस तरह के टॉपिक पर अपनी आप लोग राय जरूर दिया करिएगा, क्योंकि आपकी राय भाई मायने भी रखती है। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको करना है, प्रीलिम्स आप देते हैं, मुख्य परीक्षा आप देखना है, निबंध आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देने जाएंगे, तो आपकी राय क्या है, मायने रखती है या नहीं रखती? बिल्कुल रखती है। और एक काम आपको करना है कि अपने सुझाव, जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, ये सब थोड़ा अपनी व्यवस्था बना के रखा करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। बोलो।